हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ मस्त एकदम बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। जिनका एग्ज़ाम रह गया है उनका तो बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम है तो उनको तो और ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा ज़्यादा मौका मिल गया है और ज़्यादा क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा ये भी नॉलेज हो गया है कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स कम जाएगी। थोड़ा सा ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि उनको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि अब मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। थोड़ा सा तो घबराहट बढ़ेगी ही। बाकी जो जिनका स्टार्टिंग में फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम था उनसे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, उनको थोड़े से नॉलेज ज़्यादा हो जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए सेशन में, आपके चैनल स्मिता द स्माइल में। और आप बने रहिए। आज के सेशन में मैं नए क्वेश्चन इस तरीके के लाई हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, उसी का सेशन लाई हूँ, तो देखिए और एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो एग्ज़ाम में आ रहे क्वेश्चन हैं वही लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। किसी न किसी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आज उन्हीं का ही एक समन्वित रूप लेकर आई हूँ, सारे क्वेश्चंस एक साथ एक वीडियो में। तो आप देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं वही लेकर आई हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ फैक्चुअल और कुछ कॉन्सेप्चुअल। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। एक तो टाइम का इसमें मैनेजमेंट बना रहता है। टाइम मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा टास्क माना जाता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर एक साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 50% लोगों को टाइम मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। उनको 1 से 2 बार क्वेश्चन को समझने में ही टाइम लग जाता है। क्वेश्चन के में अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ले पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बाकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है क्वेश्चंस के साथ तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और शायद वो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। इसलिए मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एक क्वेश्चन को एक बार तो पढ़ना ही है, पर जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन हैं उनको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, ताकि अच्छे तरीके से आप उसके प्रति समझ बैठा लें और अच्छा से बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर पाएँ। राइट एंड बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है आपको, तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। इसलिए कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ताकि जिसमें कम समय लग रहा है तो उसका समय आप बचाकर जिसमें ज़्यादा लग रहा है उसमें ज़्यादा टाइम दे पाएँ। इस तरीके के क्वेश्चन का सेशन आज लेकर आई हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसका भी एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से एक दिन पहले नींद पूरा करके ही एग्ज़ाम में जाएं, नहीं तो ना तो माइंड वहाँ पे काम करेगा, एकदम भारी भारी सा सर रहेगा, तो आप बिल्कुल भी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप बढ़िया से नींद लेके जाएं, हल्का फुल्का खाना भी खा के जाएँ, और सुबह की शिफ्ट वाले थोड़ा सा नाश्ता ज़रूर करके जाएं। खाली पेट कोई भी मत जाइएगा, क्योंकि 3 से 4 घंटे तो वहीं लग जाएंगे, और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मान लो 5-6 घंटे में अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपको फिर भूख लगने लगेगी बीच में और आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप थोड़ा नाश्ता करके ही जाएँ सुबह की शिफ्ट वाले, और दोपहर की शिफ्ट वाले थोड़ा सा खाना इतना ले लें कि उन्हें बीच में भूख ना सताए और बार बार उनका माइंड वहाँ पर क्लिक ना करे। सिर्फ आपका माइंड एग्ज़ाम में ही रहे और वही पर आपका पूरा पूरा ध्यान रहे, तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ये एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम कब लाया गया था। पूछ रहे हैं कि जो हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम है वह कब लाया गया था। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट का काम नहीं है। सिर्फ आपको ये डेट पता है तो आप इसको क्वेश्चन को क्लिक करके 3 से 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, हद से हद 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको पता है तो। इसमें कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला। तो जो हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम है वो क्या 1956 में लाया गया था, या फिर 1966 में, या फिर 1976 में लाया गया था, या फिर 1986 में, तो आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर है 1956, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में लाया गया था। तो आपको बता दें कि जो दत्तक है वो क्या चीज़ है। दत्तक है कि गोद लेना माना जाता है। इसको अपनी साधारण भाषा में गोद लेना मानेंगे कि जैसे कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनकी कोई संतान नहीं होती या फिर संतान होने के बाद भी वो किसी को गोद लेना चाहते हैं तो उसको दत्तक माना जाएगा। या जैसे कि किसी लड़के को गोद लिया तो दत्तक पुत्र कहलाएगा वो। तो दत्तक का मतलब वो गोद लेना होता है और उसकी दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री माने जाएंगे जिस भी दंपति ने उसको गोद लिया है। तो उसी से रिलेटेड कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिनका एक अधिनियम पारित किया गया है। उसी के बारे में पूछा गया है कि ये कब बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण के तहत किसी बच्चे को गोद लेने पर बच्चे के क्या क्या अधिकार होते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि जो ये अधिनियम बनाया गया था उसके कुछ नियम कानून अधिकार कर्तव्य भी बताए गए थे। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने ये बताया है कि जैसे हिंदू दत्तक अधिनियम से क्वेश्चन आया है तो उससे रिलेटेड मैंने 2 से 3 क्वेश्चन इसमें लगा दिए हैं। तो एक क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे पॉसिबल हो पाएंगे उतने क्वेश्चन मैंने लाए हैं ताकि आपको ज़रूरी तो नहीं है कि जो ये क्वेश्चन एक एग्जिप्ट में आ गया है वही सेम आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने 1-2 लगाए हैं इसमें और भी कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज भी मिल जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा जानकारी देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोगों को बोरिंग फील होगा, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं बताती हूँ आप लोगों को। उससे रिलेटेड मैंने 2 से 3 क्वेश्चन और लगा दिए हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, शायद आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण के तहत किसी बच्चे को गोद लेने पर बच्चे के क्या क्या अधिकार होते हैं। बताना है जो हिंदू दत्तक और भरण पोषण के तहत किसी बच्चे को गोद लेने पर बच्चे के क्या क्या अधिकार होते हैं वो अधिकारों को बताना है। बच्चे को गोद लेने पर पिता का उत्तराधिकारी का अधिकार जो बच्चे को गोद लेने पर पिता का उत्तराधिकारी का अधिकार, यानी जो बच्चे को वह अधिकार मिल जाता है जो एक पिता के बाद उसके पुत्र को मिलता है, यानी पिता के बाद जो उत्तराधिकारी पुत्र बनता है वही ये गोद लिया हुआ बच्चा यानी दत्तक पुत्र बन जाता है। दूसरा है गोद लेने वाले पिता से भरण पोषण का अधिकार। जैसे कि जिसने गोद लिया है उससे भरण पोषण का अधिकार होता है। भरण पोषण यानी वही कि जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चे का करते हैं पालन पोषण, खान पान से लेकर पढ़ाई शिक्षा सभी का, ये अधिकार भी उस बच्चे को हो जाएगा। जो बच्चा क्या बोलते जैसे कि वो तो सेम वही प्रोसेस हो जाती है, वही चीज़ें वही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो एक अपने खुद के बच्चे के लिए रहते हैं, वही गोद लिया हुआ बच्चा भी माना जाता है। और नेक्स्ट है कि गोद लेने वाले पिता से संरक्षण का अधिकार। तो संरक्षण यानी सुरक्षा प्राप्त करना भी अधिकार हो जाता है। तो ये सभी अधिकार हैं जो दत्तक पुत्र को प्राप्त हो जाएंगे अपने पिता से जिन्होंने गोद लिया हुआ है। और जैसे कि एक खुद का बच्चा होता है उस पर जो चीज़ें करनी पड़ती हैं या जो सुरक्षा संरक्षण भरण पोषण और जो उत्तराधिकारी वो हो जाता है, वही सेम चीज़ दत्तक पुत्र में भी हो जाती है। तो वही है इसमें भी सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मानेंगे, ये सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं दत्तक पुत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शाला पूर्व शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हैं वही हैं जो किसी न किसी शिफ्ट में आए हैं। तो उसी में एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि शाला पूर्व शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर नहीं दिया गया है। देखिए मैं पहले भी जो वीडियो बना चुकी हूँ उनमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको पहले ही हाईलाइट कर लेना है। और देखो ऐसे ही नेगेटिव पॉइंट एग्जाम में आ भी रहे हैं
और ये नेगेटिव पॉइंट ऐसे रहते हैं जिनको ना पढ़ने में बहुत ही मिस्टेक इनको बोलेंगे हो जाती है, क्योंकि देखना मैं पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन इस तरीके का समझ लिया जाता है, पढ़ेंगे ज़रूर वही, पर समझ इस तरीके का लिया जाता है अगर नेगेटिव पॉइंट पर ध्यान ना दें तो। देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ, जैसे कि शाला पूर्व शिक्षा में बच्ची को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। इस तरीके का माइंड सेट हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव वे में, और ये आंसर मांग रहा है नेगेटिव वे में। तो क्वेश्चन इस तरीके का गलत होने का चांस समझिए आप 80 to 90% रहता है। मेरे साथ कई बार ये हुआ है। फिर बाद में ना जब मैं आंसर शीट मैच करती थी तो मुझे पता ना इतना दुख होता था इस टाइम पर कि एक ही नंबर से पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। समझ लीजिए आपका सिलेक्शन होने से रुक भी जाता है अगर आपके नंबर बिल्कुल पॉइंट पर हैं तो इस तरीके का गलती मैं कर चुकी हूँ। तो मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ कि आप इसको पहले से ही हाईलाइट करिए और ये एक माइंड सेट करके ही रखिए, क्योंकि ऑटोमेटिक माइंड में नेगेटिव चीज़ ना आके पॉजिटिव ही आ जाती है। तो देखिए मैं इसका बताती भी हूँ कि आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं और क्या लगाना चाहिए। तो देखिए इसमें है कि कौन सी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, यानी खेल आधारित शिक्षा, क्रिया आधारित शिक्षा, मनोरंजन आधारित शिक्षा या फिर व्याख्यान आधारित शिक्षा। तो इसमें सोचते हैं कि एकदम जैसे क्वेश्चन पढ़ा शाला पूर्व शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, नहीं पढ़ा, तो इसमें लगा देंगे कि खेल खेल में शिक्षा इम्पोर्टेंट माना जाता है, सबसे बेस्ट मानी जाती है खेल खेल में शिक्षा। तो ऑप्शन राइट लगा देंगे, ऑप्शन ए। चलिए इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन ए राइट है। बाकी ये नहीं वाला नेगेटिव पॉइंट मार्क किया ही नहीं, इसको पढ़ा ही नहीं, माइंड में रहा कि शिक्षा देनी चाहिए और लगा दिया खेल आधारित शिक्षा। तो ये एकदम से लगाया और ये लगा कि ये तो कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने बड़े आसानी से एक बार पढ़ा और कर लिया, ऐसे लगता है एकदम कॉन्फिडेंट में रहते हैं। बाकी जब इसको पढ़ना है तो नेगेटिव आया और ये तो बिल्कुल टोटल पॉजिटिव में आएगा, तो ये तो इसका आंसर होना ही नहीं है। और क्रिया यानी ये भी क्रिया यानी वो ही खेल से ही रिलेटेड है, और ये मनोरंजन भी मतलब कि इंजॉय करते करते हुए, तो ये तीनों पॉजिटिव में आ जाएंगे। और इसका राइट आंसर होना है व्याख्यान आधारित। ये बहुत ही बोरिंग मीडियम है जो कि बड़ी क्लास में लगभग दिया जाता है, छोटे बच्चों को ये नहीं दिया जाता है, जबकि यहाँ पे शाला पूर्व में पूछा गया है। तो ये जब अपर क्लास में जाते हैं तब के लिए ये अच्छा माना जाता है। इसमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ मौखिक बातचीत करके ही, व्याख्यान करके ही उसकी समझ विकसित करते हैं, उसी पर आधारित शिक्षा दी जाती है। बाकी जो शाला पूर्व शिक्षा जिसमें बच्चे इतना समझ नहीं होती है उनको कि वो आप कुछ भी बताएं वो सुनते ही नहीं है, और खेल में उनको शिक्षा दी जाए या एंजॉय करते हुए शिक्षा दी जाए तो उसमें वो समझते ही नहीं है कि मैं ये पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, वो सिर्फ खेल का ही मजा लेते हैं, उसी में सीख जाते हैं। तो इस तरीके का छोटे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है, तो इसका नेगेटिव ऑप्शन यही माना जाएगा। वैसे ये नेगेटिव नहीं है बट एज पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको राइट आंसर इसमें मानेंगे ऑप्शन डी को। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे मिस्टेक होती है। ये मिस्टेक मेरे से हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि मैंने जो किया है वो तो किया है, अब मैं जो उसको समझती हूँ कि आप लोग ना वो करें, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए तो इसको ये नहीं होगा इसका आंसर, इसको क्रॉस कर देते हैं और राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्याख्यान आधारित शिक्षा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मिस्टेक क्लियर हो गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की आपको, और मेरे से जो हुआ है मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों से वो हो और आप लोगों को इस तरीके का कोई भी दुख हो लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा के दौरान अगर कोई बच्चा अपनी रुचि के अनुसार कोई सामग्री चुनता है तो उसमें किस प्रकार के गुणों का विकास नहीं होगा। तो बताना है कि यदि जैसे शाला पूर्व शिक्षा है उसमें बच्चा अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें करता है, और तो उसमें किस प्रकार के गुण का विकास नहीं होगा। सिर्फ वो अपने अकॉर्डिंग ही, जिसमें उसकी पसंद है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चुनता है। तो जैसे कि इसमें अभी नेगेटिव पॉइंट आया है कि क्या विकास नहीं होगा, क्या स्वायत्तता का विकास नहीं होगा, स्वरुचि का विकास नहीं होगा, स्वतंत्रता का विकास नहीं होगा, या फिर प्रायत्ता का विकास नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वरुचि। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे
बच्चे क्या होते हैं कि मैंने कई बार अपनी क्लासेस में देखा है कि बच्चे को, जैसे कि मेरी क्लास में एक लड़की थी छोटी सी, मतलब तो वो क्या करती थी कि उसको जो चीज़ें आती थी उसको वही होमवर्क में चाहिए होती थी, वही क्लास वर्क में चाहिए होती थी। वो किसी और चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को सीखने में मज़ा नहीं लेती थी, ना उसको मज़ा आता था, ना वो सीखना चाहती थी। जैसे कि वो बड़े एक्साइटमेंट से आएगी कि मैम मुझे होमवर्क दे दीजिए या फिर मुझे कुछ क्लास वर्क दे दीजिए, और जब मैं देती थी कुछ एक्स्ट्रा की ये चीज़ें, तो उसको जैसे कि ABCD और छोटा बड़ा उसको आता है, तो मैं जैसे कि उसको एक्स्ट्रा चीज़ कुछ देने की कोशिश करती थी कि चलो 12 खड़ी सीख कर आओ या कुछ भी, तो या फिर मैं टेबल देने की कोशिश करती थी कि चलो पहाड़े सीख कर आओ, तो वो ये सोचती थी कि ये तो मुझसे नहीं होगा, या जो भी सोचती हूँ माइंड में, फिर वो ये बोलती थी कि आप वो क्यों देती हो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये पसंद नहीं आता, आप वही दो ना ABCD और वो। तो वो डेली ही वही करने में उसका मन लगता था, और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी दो वो नहीं करती थी, या फिर उससे कुछ बोलो तो उसे लगता था कि स्कूल ही ना आए। इस टाइप के बच्चे होते हैं जो अपनी रुचि का ही कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे होते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को ट्रीट किया है तो मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गांव में रूढ़िवादी सोच के कारण महिला स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने से रोका जाता है तो शासन द्वारा कौन से उचित कदम उठाना चाहिए। देखिए इस तरीके ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, जैसे ये थोड़े से बड़े से क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वेल्ड है तो आप इसको कर लेंगे। देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ कि यदि किसी गाँव में रूढ़िवादी सोच के कारण महिला स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने से रोका जाता है तो शासन द्वारा कौन से उचित कदम उठाने चाहिए। जैसे कि कोई महिला स्वास्थ्य कर्मी गई किसी गांव में टीका लगाने के लिए, तो वहां पर कई गांव के ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच रूढ़िवादी होती है, जिनकी सोच विकसित नहीं होती है, वो सीमित सोच के होते हैं, तो वो टीका लगाने नहीं देना चाहते, तो उसके लिए शासन द्वारा कौन से कदम उठाना चाहिए ये पूछा जा रहा है। क्या शासन द्वारा धारा 144 लगाकर गाँव को सील कर देना चाहिए। तो देखिए इस तरीके का तो नहीं कर सकते कि अगर टीका नहीं लगाया तो गाँव को ही सील कर देंगे, या सीधा धाराएं लगा देंगे कि नहीं चलो तुम्हें जेल में डाल देंगे, कारावास कर देंगे, तुम्हें सजाए मौत दी जाती है या सजाए उम्र कैद दी जाती है। इस तरीके का कुछ नहीं करेंगे उनके साथ, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। ज़्यादातर ये देखना है कि अगर नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है तो आंसर जहाँ तक देखना है कि उसमें बेस्ट जो ऑप्शन होगा उसी को लगाना है। इस तरीके के ऑप्शन नहीं लगा सकते। रोकने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, नहीं जिसने रोका है उसको तो पीट पिटाई कर देंगे, उसको मार देंगे या उसको 10 साल की सज़ा दे देंगे, नहीं ये नहीं होगा। लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर टीके लगाने चाहिए, नहीं देखो टीके तो जोर जबरदस्ती से लगाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टीका लगाने में कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, आराम से जाएंगे और बच्चे को बोलेंगे, उनकी फैमिली को बोलेंगे तभी लगा सकते हैं, जोर ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं होता है। गांव में टीके के संदर्भ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना ताकि लोगों में जागरूकता आए। हाँ ये आपको देखो ऑप्शन पढ़ के ही बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यही ऑप्शन बेस्ट है और इसी को ही लगाएंगे। इस तरीके के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन सबसे बन जा रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसको देखो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि टीके के बारे में देखो, अगर रूढ़ी वाली सोच के लोग रहते ही हैं वैसे तो गांव में, तो सबसे पहला यही होता है कि टीके के संदर्भ में यानी टीके के बारे में जानकारी देंगे शिविर लगाकर कि टीके से क्या होगा, अगर आप ये टीका लगवा लेंगे तो इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर टीका लग जाए, तो उसके बारे में प्लस पॉइंट और उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति जागरूक हो जाएंगे, टीके के बारे में समझ आ जाएगी उनको, तो वो आसानी से बिना किसी झगड़े के, बिना किसी सोच के वो टीके लगाने के लिए खुद से ही आएंगे। सिर्फ महिलाएं पहुंच जाएंगी, तो कहीं एक जगह भी बैठ जाती हैं तो वहाँ पर अगर अनाउंस करवा देती हैं तो महिलाएं तो वो जो व्यक्ति हैं वो खुद ही अपने बच्चों को या खुद ही लेकर आएंगे टीका लगवाने के लिए। इस तरीके का
थोड़ा सा सिविल लगाकर अगर आप उसको जागरूक कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माता और बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोग्राम के तहत जो सेवाएं प्रदत्त की जाती हैं वह किस मंत्रालय के द्वारा संचालित होती हैं। देखिए, अब आंगनबाड़ी में जो सेवाएं दी जाती हैं, आंगनबाड़ी प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो सेवाएं दी जाती हैं, तो उसमें महिलाओं को और बच्चों को दोनों को ही तो बताना है कि वो किस मंत्रालय के अंतर्गत, क्या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती। जी नहीं, देखिए इसमें शिक्षा मंत्रालय का कोई संबंध नहीं है, ना ही मानव संसाधन मंत्रालय का है, ना ही ग्रामीण मंत्रालय का है। ये चीज़ें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएंगी। देखो, माता और बच्चों के लिए ही प्रोग्राम बनाया गया है, तो जो महिला और बाल विकास प्रोग्राम मंत्रालय है उसी के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इस तरीके का है कि पढ़ेंगे और फटाफट आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गर्भावस्था के द्वितीय तिमाही के अंत तक में माता का वजन कितना बढ़ता है, ये पूछा जा रहा है। गर्भावस्था के द्वितीय जो तिमाही होती है यानी सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में माता का वजन कितना बढ़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या 12 से 17 पाउंड तक बढ़ता है, या फिर 2 से 8 पाउंड तक, या फिर 7 से 12 पाउंड तक, या फिर 4 से 8 पाउंड तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 17 पाउंड तक बढ़ जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका वेट 12 से 17 पाउंड तक बढ़ जाता है। और देखिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ यहाँ की, जो 1 पाउंड होता है, जो 1 पाउंड है उसमें 0.453 kg होता है 1 पाउंड के बराबर, या फिर कह सकती है 0.454 kg के लगभग इसमें 1 पाउंड के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। और इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट के मिक्स्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि ये ना वही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी शिफ्ट में आ चुके हैं। तो मैं इस तरीके का मिक्स सेशन लेकर आई हूँ ये आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस सब्जेक्ट के किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी मुझे क्वेश्चन मिले हैं मैं उन क्वेश्चंस का मिक्स्ड वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना जाए। अभी और भी क्वेश्चन है, तो चलिए और क्वेश्चंस को करते हैं। और आपको मैं जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है मेरे से, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी बताइए कि आपका एग्ज़ाम किस डेट में है, ये भी मुझे बताइए। और जब भी एग्ज़ाम हो जाए तो मुझे मार्क भी बताइएगा, ताकि कट ऑफ वाला वीडियो भी बनाने में मुझे आसानी हो। और आपको जिस भी टॉपिक का लग रहा है कि ये वीडियो मुझे चाहिए, इस टॉपिक का मुझे समझ नहीं आ रहा है, या इस टॉपिक के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करूँगी। अभी मुझे किसी ने बोला है कि मैं नाम तो मुझे क्लियर नहीं है, मैं फिर भी देखकर बता दूँगी, कि उन्होंने बोला है कि मुझे मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन उनको चाहिए। उनका एग्ज़ाम 5 तारीख को है, तो वो चाहती हैं कि मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो मेरे लिए लेकर आइए। तो मैं उनके लिए 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि मैं मैनेजमेंट की वीडियो आज से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आऊँगी। अभी ये लेक्चर जो बने हुए थे उनको ही मैं डाल रही हूँ, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर मैं बनाऊँगी उनके लिए मैनेजमेंट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बनाऊंगी, और एक की जगह 2 वीडियो लेकर आऊँगी। तो आपको मैं आपकी ये हेल्प ज़रूर करूँगी। और एक जन ने और बोला हुआ है कि उनको चाहिए आंगनबाड़ी प्रोग्राम्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी और उनकी भी मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी दोनों के लिए। और आप लोग भी अपना बताइए, और जो भी कमियां आपको लग रही हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आपको जा रही हैं, तो मैं आपके लिए भी कोशिश करूँगी वो सब चीज़ें लाने की। इसी तरीके के मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं लेकर आती रहूँगी। थोड़ा सा मेरे से ये क्वेश्चन मैं खुद से ही रिटर्न करती हूँ, खुद से ही ढूंढती हूँ, उस तरीके के क्वेश्चन लेकर आती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% अपने देने की कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी। कि आपकी हेल्प होगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। मुझे सबसे ज़्यादा मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरे पास जितना भी हल्का फुल्का नॉलेज है उससे अगर आपकी हेल्प हो रही है और आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो समझिए कि मेरा 101% प्रॉफिट हो रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो मैं आप लोगों के लिए जो भी आप बोलेंगे वो मैं करने की कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डाउन सिंड्रोम का प्रमुख कारण होता है, जो डाउन सिंड्रोम है उसका प्रमुख कारण क्या है, उसका कारण बताना है। क्या है? 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का अधिकार होना, सॉरी अधिक होना, ये अधिकार लिख गया था यहाँ पे, तो ये अधिक होना है। यानी जो 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का अधिक होना, जो गुणसूत्र है उसमें जो 21 गुणसूत्र है उनमें से एक गुणसूत्र का अधिक होना, या फिर 22वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का अधिक होना, या फिर 23वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का अधिक होना, या फिर 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का कम होना। तो देखिए ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 21वीं जोड़ी, जो 21वीं जोड़ी है, जैसे 21 जोड़े गुणसूत्र है उनमें से एक गुणसूत्र का अधिक होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑटिज्म से आया हुआ है। ऑटिज्म क्या है पूछ रहे हैं। क्या स्वालीनता विकार है, या फिर मांसपेशियों संबंधी विकार है, या फिर अधिगम अक्षमता विकार है, या फिर अति तनाव विकार है। तो देखिए ऑटिज्म जो है वो स्वालीनता विकार है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जिसको ऑटिज्म से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है उसमें क्या होता है कि एक तो बच्चा मतलब कि वो अंतर्मुखी होता है, एक तो अंतर्मुखी होता है, बाहरी लोगों से बातचीत कम करता है, कम कम करता है, और जो अपने में ही लीन रहता है तो वो अंतर्मुखी माना जाएगा। बाहरी लोगों से कम बातचीत करता है वो, और उसे सिर्फ अपने से ही मतलब रहता है, दूसरों से नहीं रहता है। वो इस तरीके के व्यक्ति ऑटिज्म के शिकार माने जाते हैं, यानी ऑटिज्म से संबंधित प्रॉब्लम उसको होती है। वो स्वालीनता यानी स्वयं में ही लीन रहता है, बाहरी दुनिया से उसे कोई मोह नहीं रहता, ना ही वो किसी भी बाहरी लोगों से अपना संबंध रखना चाहता है, ना ही उसकी दोस्ती ज़्यादा होती है, कम दोस्त होना, मुश्किल से 1 से 2 दोस्त होते हैं उसके, और वो अपने में ही रहता है, उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं रहता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स इसमें रहती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICPS योजना का मूल उद्देश्य क्या है। जो ICPS योजना है उसका मूल उद्देश्य बताना है। क्या उसका उद्देश्य बालकों के अधिकारों की रक्षा करना है, या फिर बालकों को उचित स्वास्थ्य व सुरक्षा देखभाल संबंधी जरूरतों को पूरा करना है, या फिर बच्चों को रोजगार प्रदान करना है, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो बताना है इसमें कि क्या है ICPS योजना। तो देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे कि बालकों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, और बालकों को उचित स्वास्थ्य व सुरक्षा देखभाल संबंधी जरूरतों को पूरा करना। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका माना जाएगा। जो ICPS योजना है उसमें उसका उद्देश्य है कि बालकों के अधिकारों की रक्षा करना, जो उनके अधिकार हैं उनकी भी रक्षा करना, और उनको उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल देना। ये दोनों ही ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और बच्चों को रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं माना जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं जो मैं लेकर आई हूँ। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, किसी एक सब्जेक्ट के नहीं है, सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन मुझे मिले हुए हैं एकदम क्लियर क्वेश्चन है, जो वही ये नहीं है कि इस टॉपिक से आया हुआ है, ये क्वेश्चन ही आए हुए हैं, तो इनका ही मैंने एक वीडियो बना दिया है। क्या था कि 1-2 क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं रहता, तो जब एक साथ क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हो गए तो फिर मैं उनका वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। अब आप समझ जाएंगे कि आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे की लंबाई जन्म की लंबाई से दोगुनी कब हो जाती है। पूछ रहे हैं कि जब जन्म के समय बच्चे की जितनी लंबाई होती है उसकी डबल लंबाई कितने टाइम में हो जाती है, यानी बच्चा कितने साल का होता है जब तक उसकी लंबाई जन्म की लंबाई से डबल हो जाती है। 1 वर्ष का होता है तब हो जाती है, नहीं 2 वर्ष का होता है क्या तब हो जाती है, या फिर 5 वर्ष का होता है तब हो जाती है, या फिर 10 वर्ष का होता है तब हो जाती है।
तो जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब उसकी लंबाई जन्म के समय जो लंबाई थी उसकी डबल हो जाएगी, यानी 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष। एकदम ऐसा कि फैक्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष ग्रह में किन बच्चों को रखा जाता है? जो विशेष ग्रह होते हैं उनमें किन बच्चों को रखा जाता है? सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालकों को या फिर अपराधी बालकों को? तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो विशेष ग्रह है उसमें किन बालकों को रखा जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, विशेष ग्रह में जिन बच्चों को रखा जाता है वो हैं अपराधी बालक। अपराधी बालकों को विशेष गृह में रखा जाता है। उन्हें कोई अपराध किया गया है तो उन्हें विशेष गृह में या सुधार गृह में रखा जाता है, ताकि उनमें सुधार किया जा सके कि दोबारा वो काम ना करें। तो इस तरीके के का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम जो 1956 है उसके तहत अगर कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या मापदंड होना चाहिए? अगर कोई महिला जो है वो किसी बच्चे को गोद लेती है उसके लिए मापदंड जो बनाए गए हैं या जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके बारे में पूछा गया है कि क्या क्या होंगे। क्या महिला मानसिक रूप से बीमार ना हो। महिला जो गोद ले रही है महिला वो मानसिक रूप से बीमार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो खुद ही मेंटली ठीक नहीं होगी, वो उसका मेंटल डिस्टर्ब होगा, तो क्या वो किसी बच्चे की देखभाल कर पाएगी, उसका भरण पोषण कर पाएगी, उसका संरक्षण कर पाएगी? जब वो खुद का ही संरक्षण नहीं कर पाएगी तो वो कैसे ही बच्चे का संरक्षण कर पाएगी? तो इसलिए उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, वो मानसिक रूप से बीमार नहीं होना चाहिए। वह वयस्क होना चाहिए, यानी कि वह 18 साल का उसे पूर्ण कर लेना चाहिए, तभी वयस्क मानी जाएगी। और जब वो खुद ही वयस्क नहीं होगी तो अवयस्क जब बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं तो वो उनको उतना नॉलेज नहीं रहता है दुनियादारी का, तो जब वो वयस्कता ही नहीं होगी तो वो बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। यदि महिला शादीशुदा है तो पति की सहमति, जो उसका पति है उसकी सहमति भी शादीशुदा महिला को लेनी ही चाहिए। तो क्या बोलते हैं, जो शादीशुदा महिला है उसको अपने पति के सहमति के बाद ही बच्चे को गोद ले सकती हैं। अगर पति की सहमति नहीं है तो गोद नहीं ले सकती। तो इस तरीके की ये तीनों ही रूल्स पूरे होने चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी रूल होंगे कंप्लीट, नियम मानदंड कंप्लीट होंगे तभी कोई महिला बच्चे को गोद ले सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बच्चे का IQ लेवल 70 से 75 के मध्य है तो वह बालक होगा। क्या वह बालक मंदबुद्धि होगा या फिर पिछड़ा बालक होगा या फिर प्रतिभाशाली बालक होगा या फिर सामान्य बालक होगा? तो देखिए, जो पिछड़े बालक हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 से 75 डिग्री में। और इसमें तो 90 से 110 वाला आ जाएगा। और इसमें जो 70 से कम होते हैं, जो बिलो 70 होते हैं उसमें आ जाएगा 70 से कम वाले में। और प्रतिभाशाली बालक तो 140 होता है जिनका IQ लेवल, तो वो आ जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। और इसका IQ लेवल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी शायद आपको पता होगा, मेंटल एज बल्कि क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 है ना, ऐसे रहता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे ये। तो जो आपको ये पिछड़े वाला और ये सब तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि ये तो बेसिक ही है इस टॉपिक का। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें कोई हाई लेवल के ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एकदम मॉडरेट लेवल का या फिर कहीं ईजी लेवल का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ऐसा कोई हाई लेवल का नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन हैं जो टफ रहते हैं, जो समझ में नहीं आते। तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे सभी एग्ज़ाम में रहते हैं और ऐसे रहने भी चाहिए। कुछ हाई लेवल के रहते हैं, जिनकी अच्छी तैयारी रहती है वही तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो तो जिनने बहुत ही कम तैयारी की है वो भी आसानी से कर लेंगे, पर जिनका बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन चल रहा है उनका माइंड कुछ अलग ही वर्क करता है, उनकी कुछ अलग ही बात होती है। इसलिए क्यों बोला जाता है कि कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी होती है एग्ज़ाम टाइम में। कंटिन्यूटी बनाना तभी एग्ज़ाम क्रॉस कर पाएंगे। और एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आप एग्ज़ाम क्रॉस कर
कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बढ़िया तरीके से तैयारी करती रहनी है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं मैं उसका आज वीडियो लेकर आई हूँ। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जब और आ जाएंगे मेरे पास तो और भी बीच में मैं ऐसा वीडियो डालती रहूँगी। तो आपको परेशान नहीं होना है और आपको बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम को क्रॉस कर लेना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है अपने अंदर आपको, और आपको बताना है कि आपका एग्ज़ाम कब है, और जब एग्ज़ाम हो जाए तो नंबर बताना है आपको कट ऑफ वीडियो के लिए। और आपको जिस तरीके की भी ज़रूरत है उस तरीके का वीडियो मैं भी आपके लेकर आऊँगी। आपको मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बस बतानी है, मैं अपना 100% दूँगी। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन की ज़रूरत सभी को पड़ती है, तो लाइक करिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिनने भी फॉर्म फिल किया हुआ है उनके साथ शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, नहीं भी हुआ है तो भी कर सकते हैं। उससे आपकी भी हेल्प होगी और उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस का सेशन मैं और भी लाती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिलेगा, आप फटाफट वीडियो देखेंगे। और आपको रिवीजन अगर करना है तो 1 से 2 बार ज़रूर वीडियो देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो जाएंगे माइंड में और आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और अगर जो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है तो उसमें आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो। ठीक है, इस तरीके का और भी सेशन लेकर आती रहूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। नए सुबह के साथ नई शुरुआत करते हैं और आपके साथ नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल स्मिता द स्माइल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो किसी न किसी शिफ्ट में आ चुके हैं। तो इसका मैंने जो फ़ोटो है वो लगा दिया है। तो मेरा मानना तो यही है और आप लोगों को करना भी चाहिए कि इसका हार्ड कॉपी निकलवा कर कम से कम 2 से 3 बार इसका रिवीजन करें और इसको देखें अच्छे तरीके से, इसका एनालिसिस करें कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे इसी तरीके के क्वेश्चन। तो आप इसका हार्ड कॉपी निकलवा कर इसका 2 से 3 बार ज़रूर रिवीजन करिएगा।